Hi everyone, welcome to Europedia. This is Chandrasekhar, Faculty of Electrical and Electronics Engineering at Europedia. हम ये वीडियो में JKSSB जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड पावर सिस्टम सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाला है, सच दैट टोटल सब्जेक्ट आपका रिवीजन हो जाए। पूरा सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन में एक टॉपिक से एक क्वेश्चन लिया है, सो दैट आपका सब्जेक्ट रिवीजन होता है, राइट। वेरी गुड क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है। और आप जानते हैं JKSSB में पावर सिस्टम्स एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पावर सिस्टम्स एंड मशीन्स। ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम पावर सिस्टम, ठीक है। 25 क्वेश्चंस फ्रॉम पावर सिस्टम विल कम इन JKSSB एग्जामिनेशन फ्रॉम पावर सिस्टम, राइट। एंड क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा है, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसके लेवल का आसपास हैं, राइट। इसलिए मैंने वैसा क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस विच इन्वॉल्व्स लॉजिक, गुड क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है। चलिए देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्किन इफेक्ट। क्या बोल रहा है? इन स्किन इफेक्ट द स्किन डेप्थ इज प्रोपोर्शनल टू, स्किन डेप्थ इज प्रोपोर्शनल टू, स्किन डेप्थ क्या है? स्किन डेप्थ का फार्मूला क्या है? डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 1 by अंडर रूट ऑफ ओमेगा सिग्मा म्यू, right? Therefore delta is directly proportional to 1 by omega is what? 2 pi f into sigma into mu. Can I write delta is inversely proportional to under root of f? ठीक है। लेकिन स्किन इफेक्ट और स्किन डेप्थ का क्या रिलेशनशिप है? डेल्टा क्या है यहाँ पे? डेल्टा इज स्किन डेप्थ। डेल्टा क्या है? डेल्टा इज स्किन डेप्थ। डेल्टा इज स्किन डेप्थ, राइट। स्किन डेप्थ है, राइट। स्किन इफेक्ट का और स्किन डेप्थ का क्या रिलेशनशिप है देखेंगे हम। स्किन इफेक्ट का स्किन डेप्थ का क्या रिलेशनशिप है हम देखेंगे। दैट इज स्किन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्किन डेप्थ। मतलब क्या है इसका? अगर स्किन डेप्थ ज्यादा होता है, स्किन इफेक्ट कम होता है। अगर स्किन डेप्थ कम है तो स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है। और हमको ये रिलेशनशिप पाया कि डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये 2 है, ये 1 है, तो दोनों को कंबाइन करने से स्किन इफेक्ट इज, यस, स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसलिए डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता। वाई? बिकॉज डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 है तो स्किन इफेक्ट नहीं होता। स्किन इफेक्ट क्या है सर? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सरफेस मोस्टली। मोस्ट ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट इज गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सरफेस। वो वाला टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम? स्किन इफेक्ट बोलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन द लीकेज करंट थ्रू द ट्रांसमिशन थ्रू द शंट एडमिटेंस इज। लीकेज करंट क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन से जो शंट में फ्लो होता है। शंट में क्या क्या है सर? मैंने ट्रांसमिशन लाइन का सर्क्यूट ड्रा करेगा। आई विल ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्क्यूट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। मैंने यहाँ पे ड्रा करेगा। ये देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को ना हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल, लंप्ड पैरामीटर मॉडल में रिप्रेजेंट करने से आपको सॉल्यूशन गलत आएगा, रिजल्ट्स गलत आएगा। इसलिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज रिप्रेजेंटेड विथ व्हाट मॉडल? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। मतलब सर डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये फर्स्ट किलोमीटर का है, एक किलोमीटर को एक सेक्शन जैसा लेते हैं, राइट। और यहाँ पे भी यस शंट कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस होता है। दिस इज रिसीविंग एंड वोल्टेज VR, यस, दिस इज द रिसीविंग एंड करंट IR, दिस इज द सेंडिंग एंड वोल्टेज VS, और दिस इज द सेंडिंग एंड करंट IS। ये R है, ये L है, ये R पर किलोमीटर है, ये भी L पर किलोमीटर है, ये G पर किलोमीटर है, ये C पर किलोमीटर है, राइट।
यस आर नॉट? मुझे ये बताइएगा, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, और ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को सर मुझे लंप्ड में दिखानी है, तो इसका इक्विवेलेंट पाई इक्विवेलेंट टी मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं, वो सही मॉडल है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को अगर लंप्ड मॉडल में आपको आप दिखाना चाहते हैं, तो इसका एबीसीडी पैरामीटर्स हम फाइंड आउट करके उसको हमने इक्विवेलेंट टी इक्विवेलेंट पाई, ठीक है, नॉमिनल टी नॉमिनल पाई नहीं है, नॉमिनल टी नॉमिनल पाई इज यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इक्विवेलेंट टी इक्विवेलेंट पाई इज यूज्ड फॉर व्हाट, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ओके, देखिए अभी देखिए, इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, जो करंट ये शंट कंडक्टेंस में जाता है, कंडक्टेंस में जाता है उसे लीकेज करंट बोलते हैं। शंट कंडक्टेंस के थ्रू जो करंट जाता है उसे लीकेज करंट बोलते हैं, ठीक है। वो लीकेज करंट कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है? देखिए ये जो G है, G पर किलोमीटर है, ये शंट में है, इसका देखिए व्हाट इज आई लीकेज, आई लीकेज ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेक्शन, इनफैक्ट वहां पे वोल्टेज कितना है, अप्रोक्सीमेटली Vs है। अगर मैंने ये वाला ड्रॉप को नेग्लेक्ट कर दिया, अप्रोक्सीमेटली Vs बाई रेसिस्टेंस है, लेकिन G है, रेसिस्टेंस नहीं है, G है, तो इनटू G पर किलोमीटर, राइट। अगर आप रिसीविंग एंड पे आते हो तो ये भी क्या है, ये तो G पर किलोमीटर है, तो ये सेंडिंग एंड, दिस इज एट सेंडिंग एंड, this is where at sending end. At the receiving end, same I leakage will be mod Vs in mod VR into G पर किलोमीटर है। ये कहाँ पे है, ये रिसीविंग एंड पे है, ये रिसीविंग एंड पे है, राइट। तो कौन सा वोल्टेज ज्यादा होता? इफ यू नेग्लेक्ट द केस ऑफ फेरेंटी इफेक्ट, सेंडिंग एंड वोल्टेज इज ऑलवेज मोर देन रिसीविंग एंड वोल्टेज, देयरफॉर दिस इज हाई, this is low, right? Therefore this is high, this is low, means leakage current sending end पे ज्यादा होता है compared to receiving end, right? क्यों? यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज है। ऐसा क्या कैसे बताते हैं सर? यहाँ पे अगर 400 kV है, उसमें कुछ ड्रॉप, तो यहाँ तक जब आता है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, right? Sending voltage is more than receiving end voltage, therefore leakage current at the sending end is more compared to the receiving end. Options देखिए, negligible at the sending end of the line, no, it cannot be neglected. Maximum at the sending end of the line, yes, at the sending end it is maximum. Maximum at the receiving end of the line, no. Constant over the line, no. Always zero over the line, no. Leakage current is considerable एंड वो सेंडिंग एंड पे रिसीविंग एंड से कंपेयर करने से ज़्यादा होता है, राइट। थर्ड क्वेश्चन क्या है? बंडल कंडक्टर्स आर मेनली यूज्ड इन वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस टू। बंडल कंडक्टर्स का पर्पस क्या है? टू रिड्यूस कोरोना लॉस। द पर्पस ऑफ बंडल कंडक्टर्स इज टू रिड्यूस कोरोना। यस, लेट मी राइट दैट ऑल्सो। यस, थर्ड क्वेश्चन, यस, थर्ड क्वेश्चन है, यस। The purpose of solution of third question solution, the purpose of bundle conductors is, yes, to reduce electrical corona, राइट। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, क्या है, क्या क्या दिया रहा है उन्हें? रिड्यूस ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस। ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस और बंडल कंडक्टर से कोई लेने देना नहीं है, राइट। नेक्स्ट, यस, चलिए देखते हैं। रिड्यूस कोरोना, यस, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज परफेक्टली सूटेबल, ऑप्शन बी है, राइट। यस, टू रिड्यूस कोरोना, क्लियर। नेक्स्ट, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यस, क्या बोल रहा है उसने? ट्रांसमिशन लाइन कैन बी मोस्ट एक्यूरेटली मॉडल्ड बाय, मोस्ट एक्यूरेटली मैंने ये बताया था कि द परफेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ट्रांसमिशन लाइन इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम कुछ क्या बोलते हैं, अजम्पशंस ले रहे हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं।
मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में शंट कंडक्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन दोनों लंप्ड मॉडल्स है, लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल है, वो एग्जैक्ट मॉडल है, राइट। सी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, long transmission line is represented by yes distributed parameter model, and it is the exact representation. It is the what? Exact representation, right? मैंने ये भी बताया था कि अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को आप लंप्ड मॉडल में दिखाना है तो इक्विवेलेंटिटी और इक्विवेलेंट पाई मॉडल पक्का सूटेबल है। Therefore, answer is option C, equivalent pi circuit. Nominal pi, nominal T circuit is for what? Medium transmission line, right? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन नंबर 5 में? ए सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन ऑफ रिएक्टेंस J 0.5 ohm सप्लाइज ए रेसिस्टिव लोड ऑफ 500 एम्पियर्स। लोड का करंट कितना है भाई? 500 एम्पियर्स एट 300 वोल्ट्स। लोड का रेसिस्टेंस कितना भाई? 300 वोल्ट्स। तब लोड का रेसिस्टेंस कितना भाई? लोड रेसिस्टेंस कितना? 300 डिवाइडेड बाई 500, हाउ मच इट इज? 3/5, 0.8 ohms। क्या बोल रहा है? इट लाइन इज हैविंग ए रिएक्टेंस ऑफ 0.8। एक्स कितना दिया है उसने? 0.8 ohms। और वो क्या पूछ रहा है? पावर फैक्टर, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर इज, देखिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, 5th सॉल्यूशन कंटिन्यूएशन यहाँ पे, ठीक है। आपके पास जेड, देखिए मैंने ऐसा सर्किट ड्रा करता हूँ, ये ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है, ये लोड का रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पे आके खड़े हो जाइए, ये सेंडिंग एंड बोलते हैं, तो ये ZSI, ये एक्स लाइन है, ये एक्स लाइन है, ये आर लोड है। ZS कितना होता? ZS इज इक्वल टू RL 0.8, राइट, प्लस J 0.8 और 0.6 है, ये 0.8 है। सी नो, इट इज 0.6 है, ये 0.8 नहीं है, 0.6 है, मैंने गलत कैलकुलेशन किया है। 30 डिवाइडेड बाई 5, 5 6 है 30, राइट, 0.6 प्लस 0.8, यस ये 0.6 है, ठीक है। एक मिनट मैं एरेज करता हूँ इसको। 0.6 प्लस J 0.8 है, राइट। नाउ पावर फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर इज सिंपली magnitude of the R by magnitude of the Z. How much is magnitude of the resistance? 0.6. Z is root of 0.6 square plus 0.8 square, that is 0.6 by 1, that is 0.6 lag. What is that? 0.6 lag. Option is what? 0.6 lagging. 0.6 lagging, right? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 6 में? ABCD कॉन्स्टेंट्स उसने दिया है, A D दिया है, B C भी दिया है। सेंडिंग एंड वोल्टेज उसने दिए है 400 kV। द रिसीविंग एंड वोल्टेज अंडर नो लोड कंडीशन, ये हमको रिमेंबर अंडरलाइन करनी है, नो लोड कंडीशन। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। वी टेक ए न्यू पेज। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, राइट, यस। ये उसने दे रखा है, ये इक्वल टू डी इक्वल टू 0.8, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए 0.8 है, ठीक है, 0.8 है। उसने दे रखा है VS 400 kV। VS कितना दिया है? 400 kV। मुझे ये बताइए VS इज इक्वल टू ये VAR प्लस BIR, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है उसका तो ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई होना ही है। VS इज इक्वल टू क्या है? ये VAR प्लस BIR।
अगर वो बोल रहा है कि अंडर नो लोड, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ अंडर नो लोड, यस, आई आर इज इक्वल टू क्या होगा 0, देयरफॉर वी एस कितना आता, ये वी आर, ये वी आर, तो वी आर क्या है, वी आर इज इक्वल टू वी एस बाई ये, मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे वी एस बाई ये, वी एस का मैग्नीट्यूड कितना दिया 400 केवी, ये कितना 0.8, तो वी आर इज इक्वल टू 500 केवी, ये सिटी समझ 500 केवी। ऑप्शंस कहाँ है नेक्स्ट पेज में देखेंगे, यस ऑप्शंस, यस एक मिनट, 500 केवी, ऑप्शन इज बी फॉर बॉम्बे, राइट, उतना आसान है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज हैविंग सीरीज, यस ये सीरीज है, सीरीज इंपेडेंस Z इज इक्वल टू 0.7 का सोल्यूशन है, यहाँ पे करता हूँ मैं 7 सोल्यूशन, राइट, 0.07 plus J 0.12 per unit. If the transmission line is operating under full load at a leading power factor, what will be the possible voltage regulation of the transmission line? तो voltage regulation का फार्मूला क्या है for leading load? Percentage RL cos phi R minus percentage XL into sin phi R, मतलब रेसिस्टेंस में से कुछ निकालना है, रेसिस्टेंस में से कुछ निकालने से आपको परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आता, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आता, राइट, एक मिनट, या परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, सॉरी, या परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आएगा आपको परसेंटेज रेसिस्टेंस में से कुछ निकालने से। उसने कॉस फाई आर नहीं दिया है, कॉस फाई आर नहीं दिया है, मतलब लोड का पावर फैक्टर नहीं दिया है, ठीक है। परसेंटेज रेसिस्टेंस कितना है, ये रेसिस्टेंस है, ये कितना है 7% है, 7% में से कुछ निकालना है तो लेस देन 7 होना चाहिए। अगर आप 4 ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन बी इज परफेक्टली सूटेबल। अगर आप इसको डेटा पूरा डेटा यूज करके सॉल्व करना है इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनसफिशिएंसी ऑफ द डेटा है, लेकिन लॉजिक यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, ये फार्मूला देखिए, इसमें से कुछ निकल, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन बीच में माइनस है, तो इसमें से कुछ निकालना है, तब इसका वैल्यू कितना है, परसेंटेज रेजिस्टेंस 7% है, 0.07 मीन 7%, 7% में से कुछ निकालने से आपको कितना आएगा, लेस देन 7 आना चाहिए। 4 ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन है, दैट इज 5%। दिस इज लॉजिकल आंसर बट नॉट फार्मूला बेस्ड आंसर। फार्मूला हमने यूज किया है लेकिन कंप्लीटली कैलकुलेट नहीं किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं वो क्या बोल रहा है। इंडक्टेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। वो क्या बोल रहा है, इंडक्टेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन फॉर ए लेंथ ऑफ 400 किलोमीटर इन अनसिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन आर एल आर एल वाई है ये, एल वाई एल बी, व्हाट विल बी द इंडक्टेंस ऑफ ईच ट्रांसमिशन लाइन आफ्टर ट्रांसपोजिंग। अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो तीनों का इंडक्टेंस सेम आना चाहिए। वो कितना होगा सर, एवरेज होगा। इंडक्टेंस आफ्टर ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू एल आर प्लस एल वाई प्लस एल बी बाई 3। ये कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। ट्रांसपोजिशन इसलिए करते हैं ताकि उनका जीएमडी इक्वल हो जाए, जीएमडी इक्वल हो गया तो इंडक्टेंस इक्वल हो जाएगा। इंडक्टेंस इक्वल है, इक्वल होना चाहिए, वो कितना होगा, एवरेज ऑफ द ऑल 3। तो कितना है, L is equal to 30 plus 20 50 plus 25 75 divided by 3, that will be 25 मिली हेनरी हो जाएगा, 25 मिली हेनरी। ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी, आर वाई बी तीनों का इक्वल वैल्यूज होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। The transmission line is represented by two-port network as shown in figure. The sending end voltage and current are expressed, अगला पेज में है, yes, okay, in terms of receiving end voltage and current for the network as, okay, where A, B, C, D are the generalized circuit constants. The condition for symmetry of the network is, मैं यहाँ पे 2 conditions देता हूँ, 9 का solution है। For a network to be reciprocal, for a network to be symmetrical, first let me write about symmetrical. For a network to be symmetrical, to be, yes, symmetrical, yes, the condition must be A equal to D, comma, for a network to be reciprocal, for a network to be reciprocal,
AD माइनस BC मस्ट बी इक्वल टू 1, राइट। तो ऑप्शन ए बी फॉर बॉम्बे ए इक्वल टू डी है, राइट। सिमेट्रिकल नेटवर्क ए इक्वल टू डी, रेसिप्रोकल नेटवर्क AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, राइट। नेक्स्ट, yeah, the time interval needed for a surge to travel the end of 600 किलोमीटर लॉन्ग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है। ये बहुत आसान है, ठीक है। सी टाइम इज इक्वल टू, सी हमको ये पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, देयरफॉर टाइम कितना लेता है दैट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है, 600 किलोमीटर। आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि वोल्टेज एंड करंट वेव्स सर्जेस विल ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जितना होता है उतना स्पीड से अपना वोल्टेज करंट वेव ट्रैवल होता है। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन किलोमीटर, 3 × 10⁵ किलोमीटर है। अगर आप ये सॉल्व करते हो तो आपको 2 मिली सेकेंड्स आ जाएगा। आंसर इज 2 मिली सेकेंड्स। यस, आंसर इज व्हाट, 2 मिली सेकेंड्स। जस्ट 2 मिली सेकेंड्स में 600 किलोमीटर का लेंथ को वोल्टेज करंट वेव्स ट्रैवल करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। इन ए पावर सिस्टम नेटवर्क 380 kV इज रिकॉर्डेड एट ए 400 kV बस। A 60 MVAr, 400 kV shunt reactor is connected to the bus. What is the reactive power absorbed by the shunt reactor? इसने दे रखा है वो रिएक्टर का रेटिंग क्या है, पावर रेटिंग दिया है, ठीक है, 11। QL कितना है, 60 MVAr, 60 × 10⁶ इज इक्वल टू, फार्मूला रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या है, शंट रिएक्टर V² यस XC, सॉरी XC नहीं XL है क्योंकि वो इंडक्टिव रिएक्टर है, राइट। शंट रिएक्टर, शंट कैपेसिटर नहीं बोला उसने। V कितना है भाई, उसका रेटिंग कितना है 400 kV, 400 K होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई XL कर लो, आपको XL आ जाएगा, राइट। तो अब क्या बोल रहा है, अभी वोल्टेज 380 kV है तो कितना रिएक्टिव पावर ऑब्जर्व कर रही है, तो न्यू रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू V² कितना है 380 K होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला x जो आता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना बस, राइट। वो वाला x सब्स्टिट्यूट करना, आपको आंसर आएगा, आपको आंसर अराउंड 55 तक आना चाहिए, 55 MVAr आएगा। बहुत आसान है, उसने रेटिंग दिया हुआ है, उससे हम एक्सेल फाइंड आउट करेंगे क्योंकि व्हाट इज द रिएक्टिव पावर फार्मूला ऑफ इंडक्टर V²/XL, कैपेसिटर का V²/XC, एक्सेल आ गया। बस ये कैलकुलेशन कर लो, एक्सेल उस तरफ लेके जाओ, ये 16 × 10⁶ तो इस तरफ ले जाओ, 400 K होल स्क्वायर 16 × 10⁶ 6 × 10⁻², 16 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 16 × 10⁻6, ये कर लो, आपको एक्सेल आ जाएगा। वो वाला एक्सेल को यहाँ पे डाल दो, आपको आंसर अराउंड 55 MVAr आ जाएगा, राइट। कौन सा ऑप्शन है देखेंगे ऑप्शन को, यस पिछले वाला पेज में है ऑप्शन, तो अराउंड 55 है, तो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन एस ए 57 MVAr, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, यस लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या बोल रहा है पावर फैक्टर के बारे में, ये पावर फैक्टर मीटर कनेक्टेड इन ए सर्क्यूट इंडिकेट्स 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। टू इंप्रूव द पावर फैक्टर वी हैव टू इंसर्ट द फॉलोइंग कंपोनेंट टू इंप्रूव द पावर फैक्टर, यस these are the following power factor improvement devices. Power factor can be increased by, power factor can be increased by first one, yes, shunt capacitor, second one, yes, synchronous condenser. What is that? Synchronous condenser. Third one is synchronous phase modifier. Synchronous what? Phase modifier, right? कौन सा है इसमें देखो, इंडक्टर पावर फैक्टर को और खराब करेगा, बोथ इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर, नो कैपेसिटर ये वाला केस। अगर आपका पावर फैक्टर यहाँ पे लीडिंग है तब आपको इंडक्टर आंसर आ जाएगा, मतलब कैपेसिटिव लोड है, लीडिंग है,
कैपेसिटर इंडक्टर लगाओ, लैगिंग है पावर फैक्टर, लैगिंग है कैपेसिटर लगाओ, पावर फैक्टर लीडिंग है इंडक्टर लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, द ज्योमेट्रिक मीन रेडियस जीएमआर ऑफ ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ द रेडियस आर, इन टर्म्स ऑफ द रेडियस आर है ये, आर ऑफ एन इंडिविजुअल स्टैंड फॉर द 3 इक्वल स्टैंड्स एज शोन इन फिगर। ये डायग्राम दे रखा है, इज आस्किंग इट्स इक्विवेलेंट जीएमआर, और उसे हम सेल्फ जीएमडी भी बोलते हैं। ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है, सेल्फ जीएमडी ऑफ 1 क्या होता, उसका खुद का रेडियस है r डैश, खुद का डिस्टेंस, इसका खुद का डिस्टेंस है r है, लेकिन ड्यू टू इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस पूरा रेडियस हम नहीं लेते हैं, r डैश लेते हैं। r डैश इज नथिंग बट 0.7788 r। 1 to 2 कितना डिस्टेंस होता है, 2r होता है। सर कैसे पता आपको, ये 1 to 2 सेंटर टू सेंटर, ये r है, ये r है, टोटल 2r होता, और 1 to 3 डिस्टेंस क्या होता, दैट इज 2r है। टोटल कितने डिस्टेंसेस है, 3 डिस्टेंसेस, देयरफॉर क्यूब रूट होता, राइट, दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ r डैश कितना मैंने बोला था 0.7788 r, दैट 0.7788 को e पावर माइनस 1/4 लिख सकते हैं, e पावर माइनस 1/4 इंटू r इंटू 2r इंटू 2r होगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ये इज सुटेबल वेरी वेल, क्यूब रूट ऑफ e पावर माइनस 0.25 इंटू r इंटू 2r इंटू 2r, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, राइट, यस। इन ए लोड फ्लो, in a load flow, yes, in a load flow at a slack bus, what is a slack bus? See, question number 15 solution hai, yes, question number 15 solution, at slack bus, at slack bus mod v is equal to 1 per unit, 1 per unit, comma delta is equal to 0 degrees. These two are known, P, Q are unknown. वो दोनों अनजानते हैं, ये दोनों नहीं जानते हैं, राइट। तो ऑप्शंस पढ़िए, P, Q values are specified, no no. P, V values are specified, no no. Q and V values are specified, no no. V and delta are specified, yes. V and delta are specified. देखिए यहाँ पे देखिए, V and delta are specified, right? यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, क्या दिया उसने, ये 50 हर्ट्ज 4 पोल टर्बो अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर है ये, टर्बो अल्टरनेटर, यस, rated at 20 MVA 13.2 kV has an inertia constant h is equal to 4, h उसने कितना दिया है 4 kW second per kVA। the kinetic energy stored in the rotor at the synchronous speed is, kinetic energy is equal to, yes, हाफ सी, और ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए h इज इक्वल टू, h का फार्मूला ये है, h इज इक्वल टू, यस, काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द रोटर बॉडी बाय रेटिंग ऑफ द जनरेटर, ये फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला। h इनर्शिया कांस्टेंट h इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय रेटिंग ऑफ द मशीन, राइट। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, g इंटू h होता, h कितना 4 है, g कितना है, जी कितना है, यस, रेटिंग 20 दे रखा है उसने, 20 MVA, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 80 मेगा जूल्स है। क्यों मेगा आया सर, ये 20 MVA है, M फॉर मेगा, ये 80 मेगा जूल्स है, राइट। 16 इज बी फॉर बॉम्बे, राइट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तो इनर्शिया कांस्टेंट के ऊपर ही है। इफ द इनर्शिया कांस्टेंट h ऑफ अ मशीन इज 200 MVA is 2 per unit, okay, the value corresponding to 400 MVA is, हमने अभी अभी देखे हैं कि h is inversely proportional to the rating of the machine, right, so ये 17 है rating of the machine, तो h1 by h2 is equal to g, h is inversely proportional to g, right, so ये g1 होगा तो g2 by g1 होगा, right, तो h2 is equal to h1 into g1 by g2, h1 कितना 2 है, g1 कितना 200 है, तो g2 कितना 400 है,
राइट। H2 इज इक्वल टू सिंपली 1 पर यूनिट है। ऑप्शन इज सी फॉर चेन्नई डायरेक्टली, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट। सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट, व्हाट इज सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट? डेरिवेटिव ऑफ द PE इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा। What is that PE equation? D by d delta of PE is nothing but what? P max into sin delta. Yes, then what you get? Synchronizing power coefficient is P max into cos delta. P max into what? Cos delta. Answer is what? P max into cos delta. Option is C. Option is C. C for Chennai. Right. Next question number 19 क्या है sir? What is saying in the question number 19? Observe carefully please. Observe carefully please. 19. Yes, क्या बोल रहा है? How can steady state stability can be increased? There are many methods to improve steady state stability. One is by reducing reactance. Right? देखते हैं options में. Increasing the excitation of the motor only, increasing the excitation of the generator only, reducing the reactance only. All the above options all are by increasing. See, steady state stability limit, that is nothing but S cube L. Don't think sir आपने शॉर्टकट में लिखा है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में भी ऐसे देते हैं S dot L और S cube L. Can be improved, can be improved, can be improved by increasing yes excitation comma by reducing reactance, by reducing reactance, not comma or. दोनों कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं. मैंने सर आपने बहुत सारा मेथड बताया था, दो ही बता रहे हो. Reducing reactance can be done in many ways, by using bundle conductors, by using series capacitor, right? ऐसा मेथड्स है, by using mid point compensation. ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल द ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए. फॉर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फॉर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, यस, ये रिमेंबर करना, इसका एनालिसिस थोड़ा डीप होगा. देखिए कहाँ पे आपका रोटर एंगल स्टेबल होता है. क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे मैं कर रहा हूँ. Yes, 20 solution, that is rotor angle will stabilize, angle will stop changing if yes d delta by dt is equal to 0. that is अगर रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड दोनों इक्वल है, डी डेल्टा बाई डी टी इज नथिंग बट, मैं यहां पे लिखता हूं, डी डेल्टा बाई डी टी इज नथिंग बट ओमेगा आर माइनस ओमेगा एस. अगर ये जीरो हो गया तो दैट इंप्लाइज क्या? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस. दोनों का स्पीड सेम है तब एंगल चेंज नहीं होता, तो डी डेल्टा बाई डी टी इज इक्वल टू 0 किस में होगा? वो आपका ऑप्शन होगा, डी डेल्टा बाई डी टी इज इक्वल टू 0. ऑप्शन सी में है और कहीं पे भी नहीं है, तो अपना ऑप्शन है ऑप्शन सी. राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट, टू इंक्रीज पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन वी शुड, ये बहुत आसान क्वेश्चन है. राइट, 21, व्हाट इज पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी? PE is equal to P max, nothing but what? Mod VR by X into sin delta. अगर आपको PE इंक्रीज करनी है तो X कम करो, या वोल्टेज को इंक्रीज करो, या साइन डेल्टा को इंक्रीज करो. लेकिन साइन डेल्टा को इंक्रीज करना हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा. राइट, ऑप्शंस पढ़िए पहले. इंक्रीज लाइन रिएक्टेंस, नो. Increase transmission voltage, yes. Decrease line reactance, yes. B, C दोनों सही हैं. अगर आप वोल्टेज भी इंक्रीज कर रहे हो तो P इंक्रीज होगा ना. अगर आप X को डिक्रीज कर रहे हो, डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो पूरा इंक्रीज होगा. इंक्रीज ट्रांसमिशन वोल्टेज एंड डिक्रीज रिएक्टेंस, यस. तो इसने दोनों को ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो आवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन डी. राइट, क्योंकि ये भी तो सही है,
ये भी तो सही है, लेकिन ये दोनों मिला के ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है उसने। गिवन मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड, गिवन मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड 22, राइट, यस। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए ट्रांसमिशन लाइन इज पी मैक्स। पी मैक्स है कब, अगर ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस x है तो, राइट। देन विथ 60% ऑफ सीरीज कैपेसिटर, अगर 60% सीरीज कैपेसिटेशन लगा दिया, कैपेसिटर का रिएक्टेंस माइनस है ना, तो ट्रांसमिशन लाइन का x है, उसमें 60 निकाल दिया तो कितना रहेगा, 0.4x रहेगा। तो ये Pmax 1 है विथ x, Pmax 2 कितना होता, क्या है ये, मॉड Vs मॉड Vr बाई, अभी नया x कितना है, 0.4x ही होता है, 1 by 0.4, 10 by 4, आई थिंक इट इज 2.5 इंटू Pmax 1 है, Pmax 2 इज यस 2.5 टाइम्स ऑफ Pmax 1, राइट। और इसको उसने ऐसा ही रहने दिया, Pmax 2 इज इक्वल टू Pmax 1 बाई यस 0.4, इसको उसने ऐसा ही रहने दे दिया, राइट, रहने दिया। सो ऑप्शन इज ए, राइट। 22 नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द inertia constants of two group of machines which swing together are m1 and m2, please, m1 and m2. The inertia constant of the system is swinging together. If two machines are or n machines are swinging together, then their inertia constants will be directly added. Yes, directly added. So m equivalent is equal to m1 plus m2. If they are not swinging together, m1 m2 by m1 plus m2, लेकिन यहाँ पे swinging together है तो m1 plus m2 होगा, right? Next question. A 500 MVA 11 kV synchronous generator has 0.2 per unit synchronous reactance. The per unit, yes, the per unit synchronous reactance on the basis of 100 MVA and 22 kV. Yes, उसने reactance के बारे में पूछ रहा है, right? 24 है क्वेश्चन नंबर 24, उसका सॉल्यूशन है, सी x per unit new is equal to, right, x per unit old into x per unit old into yes v base old by v base new whole square into s base new by s base old, right? X per unit new is how much we want to find. How much is x per unit old? Old का कितना दिया उसने, 0.2 दिया था उसने, 0.2 इंटू V base old कितना है, V base old कितना था 11, न्यू कितना है 22 होल स्क्वायर इंटू S base न्यू बाई S base old. S base old कितना था, वो तो 500 MVA था, अभी कितना बोल रहा है उसने, 100 बोल रहा है, तो ये 500 होता, ये 100 होता, राइट। एस बेस न्यू बाई, सॉरी मैंने एग्जैक्टली रिवर्स लिख दिया, मैंने रिवर्स लिख दिया, न्यू 100 है, ओल्ड 500 है, राइट। तो 0.2 इंटू यस 1/4 इंटू यस 1/5, हाउ मच इट इज 0.2 by 20, yes, that will be yes 0.01 per unit, 0.01 per unit. Option is B for Bombay, right? What is question number 25? Load factor of a power station is generally, पहले ये जानकारी करते हैं हम, load factor क्या है, what is load factor? See, load factor 25 or 24 man, it is 25. Load factor is nothing but yes average load by yes maximum demand. Average load by what? Maximum demand. तो maximum demand always average load से ज़्यादा ही होता, therefore always yes load factor will be less than 1. Will be what? Less than 1, right? So it is less than unity. Option is B for Bombay, right? Next question please. What is the next question?
the type of fault in the system having sequence components of the fault currents, zero sequence current, negative sequence current and positive sequence current, then the type of fault is अगर वो LG fault है, LG fault में positive sequence current, negative sequence current and zero sequence current all three are equal. ट्रिपल एल में, ट्रिपल एल या ट्रिपल LG में क्या होता, ट्रिपल एल या ट्रिपल LG में एक ही सीक्वेंस करंट होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस ही होता है, जीरो सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस नहीं होता क्योंकि वो बैलेंस्ड है। और LL में जीरो सीक्वेंस करंट होता ही नहीं है, तो आंसर क्या है LLG। मैं फिर से बताता हूँ, मैं लिखता हूँ 26, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में डिफरेंट फॉल्ट्स दिया हुआ है। फॉर LG फॉल्ट सी IA0 इज इक्वल टू IA1 इज इक्वल टू IA2 होता है। L में यस IA0 नहीं होता है, IA0 होता ही नहीं है, जीरो ही, नो IA0 LL और यहाँ पे IA1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ IA1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ IA2 होता है, राइट। LLG में यस IA0 एग्जिस्ट है। ट्रिपल एल एंड ट्रिपल LG में उसने जो ऑप्शंस दिया अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस में लिख रहा हूँ यहाँ पे, राइट। नहीं तो LLG का करंट का रिलेशनशिप सब कुछ लिखता था, लेकिन उतना जरूरी नहीं है यहाँ पे, ये वो वाला क्वेश्चन के लिए। ट्रिपल एल और ट्रिपल LG में ओनली IA1 एग्जिस्ट, IA2 IA0 डज नॉट एग्जिस्ट है। तो देखना तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, LLG है ना। LG नहीं है क्योंकि तो तीनों इक्वल नहीं है, ट्रिपल LG नहीं है क्योंकि पॉजिटिव जीरो नेगेटिव ऑल आर एग्जिस्टिंग, LL नहीं है क्योंकि जीरो सीक्वेंस इज आल्सो एग्जिस्टिंग, इट इज नॉट LL, राइट। या व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉजिटिव negative and zero sequence reactances of an element of a power system are 0.3, 0.3 and 0.8 respectively, then the element would be, अगर आप ध्यान से देखने से इसका जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मीन्स उसने क्या दिया है, Z1 इज इक्वल टू Z2 दिया है, दैट इज इक्वल टू 0.3 पर यूनिट है। Z0 इज ग्रेटर देन Z1 एंड Z2 है, किस में होगा ऐसा वाला, ट्रांसमिशन लाइन में होगा। ट्रांसमिशन लाइन में Z1 इज इक्वल टू Z2 एंड Z0 इज 2 to 3 टाइम्स ऑफ Z1 और Z0, 2 to 3 टाइम्स, राइट। तो वो ट्रांसमिशन लाइन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन या एक क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, मैंने आपको इक्वेशन दे देता हूँ, कैलकुलेशन पार्ट आप करना, ठीक है। 28 है, क्या बोल रहा है, a 30 kV 50 MVA generator has the positive, negative and zero sequence reactance of 0.25, 0.15 and 0.05 respectively. The neutral of the generator is grounded with a reactance so that the fault current of bolted LG fault and that of the bolted three-phase fault of the generator terminal are equal, then the value of the grounding reactance is, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है, उसको IF of LG fault must be IF of triple L fault होना चाहिए। LG fault का फॉर्मूला क्या है, यस 1/3 into 1/x1 plus x0 x2 plus x0 plus 3 times of xn is equal to, this is 1/x1। सॉल्व करना, बस इसको सॉल्व करना, सब कुछ दे रखा है, उसने xn पूछ रहा है, बस xn इज डैश, सॉल्व करने से आपको डायरेक्ट आ जाता। x1 दिया है यस 0.25, x2 दिया है 0.15, x0 दिया है 0.05, xn नहीं पता, यहाँ पे x1 दे रखा है उसने। देखिए 3 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x0 बाई 3 इज इक्वल टू xn। मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया, आप बस इसको सॉल्व कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन देखिए एक ही स्टेप है उसका आंसर, एक ही स्टेप है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 में जाते हैं। द पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, यस ऑलवेज 0, 1/3 of negative sequence current,
3 times of negative sequence current equal to negative sequence current होगा, राइट. जीरो सीक्वेंस करंट मैंने अभी बताया था कि पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस और नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस बोथ आर इक्वल, देयरफॉर इक्वल होना चाहिए, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. द सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ए थ्री फेज फॉल्ट हैज द सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ए थ्री फेज फॉल्ट मतलब कौन सा फॉल्ट है? थ्री फेज फॉल्ट मतलब कौन सा फॉल्ट है? ट्रिपल एल फॉल्ट. 30 क्वेश्चन नंबर 30 29 का मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा. देखिए हमको ये पता है कि Z1 इज इक्वल टू Z2 फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है. ये बस है एक्सप्लेनेशन उसके लिए, फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा. थ्री फेज फॉल्ट मतलब ट्रिपल एल फॉल्ट है. फॉर ट्रिपल एल और ट्रिपल एल जी फॉल्ट एज इट इज ए बैलेंस्ड फॉल्ट ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस करंट विल एग्जिस्ट, only positive sequence network will exist. Positive sequence impedance is in series with voltage source. Yes, option is ये only. बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरी भी नहीं है, राइट. नेक्स्ट 31st क्वेश्चन है. यस, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है उसने? द फॉल्ट विच अकर्स रेयरली इन प्रैक्टिस एंड इज मोस्ट सीवियर एंड इम्पोजेस मोर हेवी ड्यूटी ऑन द सर्क्यूट ब्रेकर इज. सबसे रेयरेस्ट फॉल्ट है ट्रिपल एल और ट्रिपल एल जी फॉल्ट, वो ज़्यादा सीवियर फॉल्ट है. यस, ट्रिपल एल और ट्रिपल एल जी फॉल्ट उसे सिमेट्रिकल फॉल्ट भी बोलते हैं. द रेयर एंड मोस्ट सीवियर फॉल्ट इज the rare and most severe fault is ट्रिपल एल और ट्रिपल एल जी, और उसे ही हम सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं. यस, उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल फॉल्ट, राइट. तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इज सी फॉर चेन्नई. नेक्स्ट, व्हेन ए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट occurs, the current through faulted phase is 100 amperes, then the zero sequence current will be. डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते. IF इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ IA0. उसने क्या पूछ रहा है? IA0 कितना होगा सर? इट इज IF by 3. फॉल्ट करंट उसने दे रखा है 100 by 3 विल बी कितना है? 33.3 एम्पियर्स. ऑप्शन इज बी फॉर बॉम्बे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. For a round wire, the approximate value of the fusing current is given by. See, fusing current is the current. If exceeds that current, that fuse is going to blow out. That is a fusing current. This is the direct formula. You must remember. Fusing current is K into under root cube root of. Sorry. Yes, K into under root of D cube. मैंने ऐसे याद रख लिया K into D power 3/2. यस, डी पावर 3/2 मैंने ऐसे याद रख लिया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज होना पड़ा, लेकिन ये दोनों इक्वल है, राइट. कभी कभी एग्जाम ऐसे भी देते हैं, ऐसे भी देते हैं. तो ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोपोर्शनल टू 34. मुझे ये बताइए, कोई भी लोडिंग, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग का फॉर्मूला क्या है? V² / ZC. देयरफॉर ये directly proportional to V square, inversely proportional to ZC, where ZC is the characteristic impedance or surge impedance or natural impedance, right? That is directly proportional to V square. कहाँ पे है ऑप्शन? यस, कौन सा ऑप्शन सही है? That is directly proportional to V square. ये देखिए V ऐसा कुछ भी नहीं रहता, V³ लिखना है यहाँ पे ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है. द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन शोन इन बिलो इज. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. 35 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. आप सब लोग क्या करते हैं ना, फार्मूला वगैरह बहुत कुछ करते हैं, मैं कुछ नहीं करता, डायरेक्टली. अगर आपका Z लोड इज इक्वल टू ZC हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ द लाइन एंड लोड इंपेडेंस बोथ आर इक्वल, नो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. नो रिफ्लेक्शन takes place. No reflection takes place. If that is the case, how much is the reflection coefficient? He is asking for the reflection coefficient, that is 0. 35 is 0 है, right? Next
36, क्वेश्चन नंबर 36, यस, क्या बोल रहा है वो 36 में, व्हेन डज द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज, ट्रांसमिशन लाइन का एफिशिएंसी कब इंक्रीज होगा, व्हेन द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, नो, अगर रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो गया रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा तो पावर लॉस ज्यादा होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगा। व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस, एरिया डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यस, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया, ये इंक्रीज हो रहा है तो R इंक्रीज होगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज हो रहा तो फिर भी R इंक्रीज होगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, राइट। नेक्स्ट, व्हेन द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस, नो, अगर लेंथ इंक्रीज होगा हो रहा फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज ही हो रहा तो एफिशिएंसी डिक्रीज होगा। व्हेन द लाइन वोल्टेज इंक्रीजेस, यस, आप सब लोगों को पता है S इज इक्वल टू वी इंटू आई, आसान भाषा में अगर आपका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा तो करंट डिक्रीज होगा तो पावर लॉस क्या है, पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अगर करंट कम हो रहा पावर लॉस कम हो रहा दैट इम्प्लाइज एफिशिएंसी विल इंक्रीज, राइट। नेक्स्ट, द लाइन रेगुलेशन इज डिटरमाइंड बाय, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज रेगुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन देखिए, लोड करंट, जीनर करंट एंड लोड करंट, चेंजेस इन लोड रेजिस्टेंस एंड आउटपुट वोल्टेज, चेंजेस इन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। देखिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, यस, क्वेश्चन नंबर 37 है, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, यस, mod VR naught minus mod VR by mod VR, yes, is the formula. Changes in the output and input voltages, yes sir, if output voltage is changing input voltage is changing, फर्स्ट ऑफ ऑल लोड करंट, यस, ये लोड करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सर इसमें लोड करंट की फार्मूला नहीं है, इस ये करने से ना आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये आएगा IR इंटू RL cos phi R प्लस आर माइनस IR इंटू XL sin phi R बाई मॉड VR। अगर ये देखने से वोल्टेज रेगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR, लोड करंट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन ये होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 में वो क्या बोल रहा है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है वो 38 में वो ये बोल रहा है कि ए फैक्ट्री ड्रॉस 110 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, मतलब P दिया है उसने 100 है और cos phi दिया है दैट इज इक्वल टू P बाई S, दैट इज इक्वल टू P क्या है, S cos phi, P क्या है, S cos phi, S 100 है, cos phi 0.8 है तो P कितना होता, यस 180 किलोवाट होता, सॉरी 80 किलोवाट होता, P इज 80 किलोवाट, ठीक है। It is desired to raise the power factor to unity using capacitor bank. The total power rating of the capacitor bank is, वो बोल रहा है कैपेसिटर को हम लगा रहे हैं टू इंक्रीज द पावर फैक्टर टू यूनिटी। पहले Q कितना है देखेंगे, देखिए P कितना है, P 80 किलोवाट है, राइट। देखिए Q इज इक्वल टू, यस, S साइन फाई है ना, Q इज इक्वल टू S साइन फाई है, Q मुझे नहीं पता, S कितना 100 है। अगर cos फाई, उसने cos फाई कितना दे रखा है, cos फाई इज 0.8 है, अगर cos फाई 0.8 होता है, sin फाई 0.6 होता है तो Q इज इक्वल टू 60 होता है। ये Q किसको सप्लाई करनी है, कैपेसिटर को सप्लाई करनी है। ये Q क्या है, ये kVAR है, तो कैपेसिटर कितना सप्लाई करना पड़ता, द कैपेसिटर मस्ट सप्लाई हाउ मच, 60 kVAR, राइट। Yes, the answer is 60, exactly it is 60 please, but I don't know why this fellow given 62.5 and all, it should be 60, why, जितना रिएक्टिव पावर लोड को चाहिए 60 चाहिए, कितना चाहिए 60 चाहिए। अगर पावर फैक्टर को यूनिटी करनी है वो पूरा रिएक्टिव पावर को कौन सप्लाई करना पड़ेगा, किसको सप्लाई करना पड़ेगा, कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर 60 सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, which of the following sentence is more correct with respect to the power flow in the transmission line? Change in voltage magnitude affects the real power, no. See, change in voltage magnitude affects the real power। पहले हम real power का इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद इक्वेशंस में जाते हैं, ठीक है, राइट। और क्या बोल रहा है, चेंज इन लोड एंगल अफेक्ट्स द रिएक्टिव पावर फ्लो, चेंज इन वोल्टेज अफेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी, चेंज इन लोड एंगल अफेक्ट्स द रियल पावर, यस, ऑप्शन डी परफेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 39 में यहां पे लिख रहा हूं, रियल पावर इज ए फंक्शन ऑफ डेल्टा, लोड एंगल डेल्टा, रिएक्टिव पावर इज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज मैग्नीट्यूड। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये चेंज हो रहा है, अगर ये चेंज हो रहा है तो ये चेंज होगा, अगर ये चेंज हो रहा है ये चेंज होगा, वाइस वर्सा। अगर P चेंज होगा डेल्टा चेंज होगा, अगर Q चेंज होगा मॉड भी चेंज होगा, राइट। ऑप्शन डी इज परफेक्टली सूटेबल। डाइलेक्ट्रिक लॉस इन ए केबल इज गिवन बाय क्वेश्चन नंबर 40। डाइलेक्ट्रिक लॉस इन ए केबल इज गिवन बाय, देखिए डाइलेक्ट्रिक लॉस ऐसा दिखाते हैं हम, केबल का डाइलेक्ट्रिक को हम ऐसा दिखाते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट इज दिस इज आर, दिस इज सी, दिस इज आई, दिस इज आई आर, दिस इज आई सी। यस, दिस वोल्टेज इज वी फेज, राइट। यस, दिस voltage is V phase, right? Now tell me, I am taking one triangle. Yes, this is IR, this will be what? IC. Yes, this is voltage V. Now the resultant of this will be I, right? Let me take this one as delta. Could you please tell me what is tan delta? Tan delta is opposite side is nothing but IR by IC. यहाँ से हमको आएगा IR is equal to IC into tan delta। तो आपको ये मन में आता होगा, सर आपने अचानक ऐसा IR क्यों फाइंड आउट किया है? तो पावर लॉस का फार्मूला क्या है? पावर लॉस इज इक्वल टू V फेज इंटू IR। रेजिस्टेंस में ही पावर लॉस होगा ना। इसका वोल्टेज कितना है? पैरेलल है ना, ये वाला वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होता है और इसके अक्रॉस भी होता है, राइट। V फेज इंटू IR। तो पावर लॉस इज इक्वल टू V फेज इंटू IR क्या है? IC tan डेल्टा। IC क्या है? V फेज बाई XC इंटू tan डेल्टा। XC क्या है? 1 बाई ओमेगा C। XC क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाई ओमेगा C। देयरफॉर पावर लॉस इज इक्वल टू V फेज स्क्वायर इंटू ओमेगा C इंटू tan डेल्टा। देखिए, यस, V फेज स्क्वायर इंटू ओमेगा C इंटू tan डेल्टा, V फेज स्क्वायर इंटू ओमेगा C, यस, V फेज स्क्वायर इंटू ओमेगा C इंटू tan डेल्टा। tan डेल्टा तो होना चाहिए, sin डेल्टा तो नहीं है, ठीक है। यस, नेक्स्ट ऑप्शन में भी जाएंगे हम। लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन ऑल्सो। यस, क्या है? नहीं, तो ये भी सही नहीं है, ऑप्शन सी, क्योंकि ये इसमें पूरा sin डेल्टा लिखा हुआ है, अपना tan डेल्टा है। इट इज व्हाट? tan डेल्टा। द ऑप्शन इज डी, सॉरी, द ऑप्शन इज व्हाट? डी। यस, सॉरी, ऑप्शन इज ए। ऑप्शन इज व्हाट? ए। सब में sin डेल्टा लगा के रखा है एक्सेप्ट इन ऑप्शन ए, देयरफॉर ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल लेंथ ऑफ 10 किलोमीटर इज 1 मेगा ओम। और ठीक है, 10 किलोमीटर का 1 मेगा ओम है, ठीक है। देन फॉर ए लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर द सेम केबल द इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल बी, यस, आपको ये लर्न करना चाहिए कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ रहा है रेजिस्टेंस घटेगा, तो डिस्टेंस 10 टाइम्स बढ़ गया तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस 10 टाइम घटना चाहिए, तो 0.1 मेगा ओम होगा, राइट। 0.1 मेगा ओम। रेजिस्टेंस, सी, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स, देयरफॉर रेजिस्टेंस शुड बी डिक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स। 1 मेगा ओम विल बिकम 0.1 मेगा ओम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the length of a cable is doubled then its capacitance is, yes, capacitance, yes, C is equal to, yes, what C का यूनिट्स क्या है? C का यूनिट्स क्या है? C is nothing but C per kilometer into length of the either transmission line or cable, whatever it is। यहाँ पे केबल है ना, केबल, अगर केबल का लेंथ डबल हो गया, अगर केबल का लेंथ डबल हो गया तो कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस आल्सो विल डबल, यस, इट आल्सो बिकम्स डबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है इसने 43 में? यस, 43 में उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, विच मैट्रिक्स? वाई बस मैट्रिक्स। द इंपेडेंस ऑफ द लाइन बिटवीन 2 3 इक्वल टू, यस, ये वाई बस मैट्रिक्स है। y23 क्या है? y11 y12 y13 21 22 23 y23, कैपिटल Y23 इज व्हाट? J10 है। तो स्मॉल y23, व्हाट इज स्मॉल y23? इट इज द एडमिटेंस ऑफ द एलिमेंट दैट इज बिटवीन nodes 2 and 3 minus of capital Y23 that is equal to minus J10। मुझे Z23 चाहिए, that is 1 by small y23, that is 1 by minus J10, that will be plus J 0.1 ohms। ऑप्शन ये पर यूनिट में है, therefore ohms नहीं लिखना है, राइट।
ऑप्शन इज बी फॉर बॉम्बे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन HVDC ट्रांसमिशन, नॉट ट्रू, पढ़ते हैं, ठीक है। कोरोना लॉस इज मच मोर in HVDC transmission. The power transmission capability of the line, HVDC line, is same as that of the AC line. The power transmission capability of HVDC line is same as that of the AC line. वो गलत है। HVDC link can operate between two systems whose frequencies need not to be same. There is no distance limitation for HVDC transmission line by underground cable. Yes. देखिए इसमें सी दिस ऑप्शंस आर नॉट करेक्टली टाइप्ड, वी इग्नोर दैट क्वेश्चन फॉर टाइम बीइंग, ओके। उसमें कुछ मिस हुआ है, राइट। पर यूनिट इंपेडेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर मेजर्ड फ्रॉम प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड आर एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 45 क्या है, यस 45 क्या है, Z01 पर यूनिट, प्राइमरी साइड जो मेजर करते हैं वो सेकेंडरी साइड मेजर करने वाला का इक्वल होना चाहिए, राइट। The velocity of a traveling wave through a cable of relative permittivity 9 is, yes. So transmission line में voltage current waves will travel with the speed of light, but in underground cable the velocity is, yes, 3 into 10 to the power of 8 meters per second by under root of epsilon r, where epsilon r is relative permittivity, that is 3 into, ये फार्मूला है, एक किलोमीटर, ये मीटर्स पर सेकेंड है, मीटर्स पर सेकेंड है। अगर आपको किलोमीटर पे चाहिए तो 10 to the power of 8 को 10 to the power of 5 लिख लेना, अंडर रूट ऑफ 9 3 होता, दैट इज 10 to the power of 8 मीटर्स पर सेकेंड। आंसर क्या है, 10 to the power of 8 मीटर्स पर सेकेंड, ऑप्शन इज सी। यस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। या क्या बोल रहे हो, व्हाट विल बी the base impedance for a three-phase system, for the phase system with base MVA 100 MVA and base kV 11 kV, okay, is asking what is the base MVA, or what is he asking, base impedance. What is Z base? Z base is equal to S base, sorry, V square by S base, sorry, V square by V base square by V base square by S base. What is V base square? V base is 11 square, S base is 100. Solve this you get, I think it is 1.21 ohms, because 11 square is 121 divided by 100 is 1.21, right. Next, when the load at the receiving end of a long transmission line is removed, the sending end voltage becomes less than the receiving end. This effect is called as Ferranti effect. The receiving end voltage is going to be more than sending end voltage during no load or light load conditions. This particular effect is called as Ferranti effect. What it is called as? Ferranti effect. Last question है, when the spacing between the conductors in an overhead line increases, yes, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के बीच में वो रिलेशन, कैपेसिटेंस क्या होगा, इंडक्टेंस क्या होगा। अगर सी डिस्टेंस इंक्रीजेस देन ऑब्वियसली क्या होगा, GMD विल इंक्रीज। नाउ L पर फेज क्या है, 2 into 10 to the power of -7 into ln of GMD by GMR। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इंडक्टेंस भी बढ़ेगा, राइट। तो C पर फेस क्या है, 2 pi epsilon naught epsilon r by ln of GMD by GMR, ये फैरड पर मीटर है, राइट। इफ GMD increases, capacitance will decrease. If the distance between the conductors in overhead transmission increases, then inductance will increase, capacitance will decrease. The line inductance increases, capacitance decreases, but the inductance increases. Option B for Bombay is perfectly suitable. See, here at Europedia for JKSSB a separate batch, dedicated batch start हुआ है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स हम वेरी बेसिक से, अगर आपका नॉलेज जीरो भी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फ्रॉम वेरी बेसिक से आप लर्न करते हैं फॉर योर JKSSB एग्जामिनेशन। जॉइन योर हैंड्स विथ Europedia to increase, to accelerate your preparation. Thank you.